नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस मैराथन क्लास में हम जो हैं राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता और जो हिस्ट्री से रिलेवेंट एमसीक्यू हैं उन सब के बारे में जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों एक बार आपसे आग्रह है कि आप इस क्लास को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, नमस्ते जगदीश जी, विनोद हाय, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार आग्रह है कि आप सभी एक बार इसे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। उसके बाद हम शुरू करते हैं। इस क्लास में जो है आपके राजस्थान हिस्ट्री से रिलेवेंट लगभग 100 एमसीक्यू के बारे में हम जानने वाले हैं। तो एक बार सभी एक बार शेयर कर दीजिए, उसके बाद क्लास को शुरू कर देते हैं। जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार शेयर कर दीजिए, फिर क्लास को शुरू कर देते हैं। और आपको वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज हम जो है आपके राजस्थान जीके यानी प्राचीन सभ्यता और उससे आगे रिलेवेंट जो भी आपके टॉपिक है, अभिलेख वगैरह, उन सब के बारे में जो एमसीक्यू है उन सब के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम प्राचीन सभ्यता से रिलेवेंट आपके जो एमसीक्यू है उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास का पहला एमसीक्यू। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके सामने यहां पर कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। सामने स्थल व उत्खननकर्ता दिए गए हैं। हाँ पूजा यादव जी, आप शेयर अपने व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, जहां अपने फ्रेंड सर्कल में भी। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कालीबंगा दयाराम साहनी। अच्छा, वॉइस का पता नहीं, आवाज सही आ रही है। ठीक है ठीक है, ओके। ऑप्शन बी है आहाड़ बीबी लाल बीके थापर। ऑप्शन सी है आपके बालाथल वीएन मिश्र। और आपके ऑप्शन डी है बैराट रत्नचंद्र अग्रवाल। तो आपको बताना है निम्न में से कौन से कथन और जो उत्खनन करता है स्थल से संबंधित वो सही है। तो यहां पर ऑप्शन ए है कालीबंगा दयाराम साहनी। ऑप्शन बी है आपके सामने आहाड़ बीबीलाल व बीके थापर। ऑप्शन सी है बालाथल वीएन मिश्र। ऑप्शन डी है बैराट रत्नचंद्र अग्रवाल। अच्छा, मेरा नाम टाइटल में लिखा हुआ है, आपने देखा होगा तो आप वहां से देख सकते हैं मेरा नाम क्या है। एक बार आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे दीजिए। तो यहां पर आपको सही कथन का चयन करना है। बिल्कुल राइट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन सी यानी बालाथल वीएन मिश्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके गलत कथन का चयन करो। ऑप्शन ए है आपके बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय माना जाता है। ऑप्शन बी है गणेश्वर को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ऑप्शन सी है आहाड़ सभ्यता का विकास बनास नदी घाटी में माना जाता है। ऑप्शन डी है कुराड़ा भरतपुर जिले के घनापक्षी विहार में स्थित है। तो आप कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या है। यानी आपको गलत कथन का इनमें से चयन करना है। क्या ऑप्शन ए बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय माना जाता है? हाँ बिल्कुल राइट, बागोर सभ्यता को जो है आदिम संस्कृति का संग्रहालय माना जाता है। अगला है आपके ऑप्शन बी गणेश्वर को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। बिल्कुल सही उत्तर है, गणेश को जो है भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। अगला है आपके ऑप्शन सी आहाड़ सभ्यता का विकास बनास नदी घाटी में माना जाता है। बिल्कुल राइट, आहाड़ नदी घाटी का जो विकास है बनास नदी घाटी में माना जाता है। अगला है आपके कुराड़ा भरतपुर जिले के घनापक्षी अभ्यारण्य में स्थित है। तो यह गलत है।
कुराड़ा जो है ये नागौर में है और ये ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल है। तो इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। और इससे संबंधित तथ्य हैं उनको भी देख लेते हैं। मला भरतपुर जिले के घनापक्षी अभ्यारण्य में स्थित है। तो देख लीजिए, यहां पर लिख देता हूं मैं, मला मला जो है स्थल वो जो है आपके भरतपुर जिले के भरतपुर के घनापक्षी अभ्यारण्य में स्थित है। भरतपुर के घनापक्षी अभ्यारण्य में स्थित है। तो मला जो है आपके भरतपुर के घनापक्षी अभ्यारण्य में है, जबकि आपके कुराड़ा जो है वो है आपके नागौर में और ये ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है। कुराड़ा कहां है? कुराड़ा नागौर में है। कुराड़ा जो है आपके नागौर में। कुराड़ा कहां पे? कुराड़ा है नागौर में। और कुराड़ा नागौर में ये ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है। कैसा है? ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल। ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल, ताम्रयुगीन स्थल है ये। तो कुराड़ा कहां पे? कुराड़ा आपके नागौर में है, जबकि जो घनापक्षी अभ्यारण्य भरतपुर है वहां पर मला भरतपुर में जो है घनापक्षी अभ्यारण्य में ये जो स्थल है वो मला है और कुराड़ा जो है आपके नागौर में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से जो युग्म दिए गए हैं सही सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है नैनवा बूंदी, ऑप्शन बी है आपके बालाथल उदयपुर, ऑप्शन सी है सोनारी सिरोही, ऑप्शन डी है जायल नागौर। तो आप कमेंट करके बताइए इनमें से जो कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। देखता हूं आप में से किसी ने आंसर तो नहीं दिया, चलिए मैं ही बता देता हूं। ऑप्शन ए नैनवा बूंदी बिल्कुल राइट है। बालाथल उदयपुर ये भी सही है। सोनारी सिरोही नहीं, सोनारी सिरोही नहीं है, सोनारी जो है वो आपके झुंझुनू में है, तो ये गलत है। जायल नागौर ये सही है। तो आपके इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। जायल जो सोनारी जो है आपके झुंझुनू में है। कहां पे है सोनारी? झुंझुनू में। सोनारी आपके झुंझुनू में है। सोनारी कहां पे है? सोनारी आपके झुंझुनू में है। तो इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सोनारी जो है झुंझुनू में है, सिरोही में नहीं है। नागौर के अन्य स्थलों की अगर सोनारी जो है और यहाँ पर जायल नागौर है। और नागौर में अन्य कौन से स्थल है? डीडवाना भी एक स्थल है, वो भी डीडवाना भी आपके नागौर में भी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल मुकेश जी, आपका स्वागत है चैनल पर, लेकिन आपने आंसर तो सही नहीं दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके, किस सभ्यता के निवासी मृतक के शव को गाड़ते थे जिसका प्रमाण वहां मिली कब्रगाह है? ऑप्शन ए आर्य सभ्यता, ऑप्शन बी कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन सी गणेश्वर सभ्यता या ऑप्शन डी बैराट सभ्यता। तो आपको बताना है कि किस सभ्यता के निवासी हैं वो मृतक के शव को जो है गाड़ते हैं। किस सभ्यता के निवासी मृतक के शव को गाड़ते थे जिसका प्रमाण वहां मिली कब्रगाह है? कमेंट करके बताइए। यहां पर ऑप्शन बी, हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। आपके कालीबंगा के निवासी जो हैं वो मृतक के शव को गाड़ते थे। और ये कालीबंगा आपके कहाँ मिली, इसका पहले आंसर बताते तो इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन बी। कालीबंगा सभ्यता कहाँ मिली है? तो ये घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में। कहाँ पर मिली है? घग्गर हनुमानगढ़, घग्गर नदी और हनुमानगढ़ जिले में, घग्गर हनुमानगढ़। कालीबंगा सभ्यता आपके कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में
है। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियां होता है और इसकी खोज की थी आपके अमलानंद घोष ने। खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने जो है इसकी खोज की थी। कब की थी? तो ये आपके 1952 में इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। ये थी कालीबंगा से जुड़ी कुछ जानकारियां जो आपको बता दी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके आर्य सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्य रूप से किससे निर्मित है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी पत्थर या ऑप्शन डी तांबा। तो आपको बताना है कि आर्य सभ्यता से जो प्राप्त उपकरण है वो मुख्य रूप से किससे निर्मित होते थे। कमेंट करके आंसर दीजिए। मैं आपके आंसर के इंतजार में हूं। आप आंसर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आर्य सभ्यता के जो निवासी है आपके वो तांबा उपकरण मुख्य रूप से किससे निर्मित थे? आर्य सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्य रूप से किससे निर्मित थे? तो वो तांबा से निर्मित थे। आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी वो तांबा से निर्मित थे। और ये आर्य सभ्यता आपके कहां है? तो अहाड़ उदयपुर में। कहां पे? अहाड़ उदयपुर। आर्य सभ्यता आपके उदयपुर में है। आर्य सभ्यता कहां पे? आर्य उदयपुर में है आपके। और इसके उत्खननकर्ताओं की अगर बात करें तो इसके उत्खननकर्ता थे अक्षय कीर्ति व्यास थे, रतन चंद्र अग्रवाल थे, वीरेंद्र नाथ मिश्र थे, हंसमुख धीरज सांकलिया थे। और अगर अहाड़ के प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन नाम क्या था अहाड़ का? प्राचीन नाम था इसका आठपुर। क्या था? आर्य का प्राचीन नाम था आठपुर। आर्य का प्राचीन नाम आपके आठपुर था। हाँ बिल्कुल सही है। ताम्र जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, जबकि अहाड़ उदयपुर को ताम्र नगरी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल राइट, ताम्र नगरी कहा जाता है। और इसका स्थानीय नाम जो था वो था धूलकोट। स्थानीय नाम क्या था आर्य का? स्थानीय नाम था धूलकोट। स्थानीय नाम धूलकोट। स्थानीय नाम था इसका धूलकोट। इसका स्थानीय नाम था धूलकोट। और ये थी आपके कुछ आर्य सभ्यता से जुड़ी जानकारी जो आपको बता दी। आगे भी ऐसी कुछ जानकारी आएंगी तो वो आपको बताते रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, प्रश्न है कि कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले? ऑप्शन ए कोट डीजी, ऑप्शन बी मोंटेगोमरी, ऑप्शन सी लाहौर या ऑप्शन डी सुत्का गेंडोर। तो आपको बताना है कि कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष हैं वो पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं। कमेंट करके आंसर दीजिए। मैं आपके कमेंट के इंतजार में हूं। देखता हूं सबसे पहले आंसर कौन देता है। प्रश्न था दोस्तों आपके कि कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान से मिले? क्या सुत्का गेंडोर से मिले? नहीं, सुत्का गेंडोर से नहीं मिले। लाहौर से मिले? नहीं, लाहौर से भी नहीं मिले। ऑप्शन बी मोंटेगोमरी से मिले? नहीं, मोंटेगोमरी से भी नहीं मिले। ये मिले थे आपके कोट डीजी से। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन ए कोट डीजी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल राइट, ऑप्शन ए इसका सही होगा।
अगला प्रश्न है आपके, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके कि बैरहाट राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है? ऑप्शन ए पूर्व पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व या ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम। तो आपको बताना है कि बैरहाट राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है। क्या पूर्व पश्चिम में है, उत्तर पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में है या उत्तर पश्चिम में है? तो कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट के इंतजार में हूं। देखता हूं सबसे पहले आंसर कौन देता है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन थे, ऑप्शन डी था उत्तर पश्चिम में थे, नहीं, दक्षिण पूर्व में नहीं, पूर्व पश्चिम में भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी यानी उत्तर पूर्व में। बैरहाट राजस्थान के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी उत्तर पूर्व। हाँ बिल्कुल, बैरहाट का प्राचीन नाम विराटनगर है, बिल्कुल राइट। हाँ, प्राचीन नाम जो है इसका विराटनगर है। बैरहाट का प्राचीन नाम विराटनगर, प्राचीन नाम है आपके विराटनगर। बैरहाट का प्राचीन नाम क्या है आपके? बैरहाट का प्राचीन नाम है आपके विराटनगर। और बैरहाट सभ्यता की खोज की थी आपके दयाराम साहनी ने, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही आ रहे हैं। खोज की थी आपके दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने जो है इसकी खोज की थी। हाँ, बैरहाट सभ्यता में जो है पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था राजा विराट के यहाँ, इसलिए इसे विराटनगर भी कहा जाता है। तो ये है बात बैरहाट से जुड़ी वो जानकारी जो आपको बता दी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके, आर्य सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से परिचित थे? ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चावल या ऑप्शन डी मक्का। तो आपको बताना है कि आर्य सभ्यता के जो निवासी थे वो किस खाद्य पदार्थ से परिचित थे? बाजरा से, गेहूं से, चावल से या मक्का से? आप कमेंट में करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्या बाजरा से परिचित थे? नहीं, बाजरा से परिचित नहीं थे। क्या गेहूं से परिचित थे? नहीं, गेहूं से परिचित नहीं थे। और मक्का से भी परिचित नहीं थे। ये परिचित थे आपके चावल से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी आर्य सभ्यता के निवासी है जो आपके किस खाद्य पदार्थ से परिचित थे? तो वो चावल से परिचित थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों हमारा, कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की गई थी? ये आपको मैंने कुछ देर पहले ही बताया है, कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की गई। तो बताइए कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की गई थी? ऑप्शन ए 1956 ईस्वी, ऑप्शन बी 1962 ईस्वी, ऑप्शन सी 1953 ईस्वी या ऑप्शन डी 1952 ईस्वी। तो आपको बताना है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज है वो कब की गई थी। ये मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि कालीबंगा सभ्यता की जो है खोज कब की गई थी। तो देखो दोस्तों, क्या 1956 में कालीबंगा की खोज की गई थी? नहीं। क्या 1962 में की गई थी? नहीं। 1953 में? नहीं। बिल्कुल सीमा जाट, इस बार आपका करेक्ट आंसर है 1952, बिल्कुल सही आंसर दिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कालीबंगा सभ्यता की खोज है वो 1952 में की गई थी। तो अब आप ये भी बता दीजिए कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? मैंने कुछ देर पहले ही बताई है, बता दीजिए।
और यह भी बता दीजिए कि इसके उत्खननकर्ता कौन थे। चलिए मैं बता देता हूं कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन थे। उत्खननकर्ता, कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता, खोज तो इसकी अमलानंद घोष ने की थी, वो आपको बता दिया। इसके उत्खननकर्ता थे आपके बीबी लाल व बीके थापर। बीबी लाल और दूसरा नाम है बीके थापर। बीके थापर ये थे आपके कालीबंगा की उत्खननकर्ता। अगर कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ताओं की बात करें तो इसके उत्खननकर्ता अमलानंद घोष, हाँ बिल्कुल सीमा जाट आपका सही आंसर है। अमलानंद घोष ने जो है कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। इसके उत्खनन जो है बीबी लाल व बीके थापर ने किया था। कब किया था? इसका उत्खनन जो है 1961 से लेके 1969 तक। कब किया गया उत्खनन? 1961 से 1969 तक। 1961 से 1969 के बीच जो है इसका उत्खनन किया गया था। तो यह था इस प्रश्न से जुड़ी कुछ जानकारियां। बिल्कुल सीमा जाट, इसकी जो खोज है वो अमलानंद घोष ने की थी कालीबंगा की। जब इसका उत्खनन किया गया यानी इसकी खुदाई की गई तो इसके उत्खनन करता है वो है बीबी लाल व बीके थापर। इसकी खोज है वो आपके अमलानंद घोष ने की थी। बिल्कुल सही है। तो यानी कालीबंगा की सभ्यता की जो खोज तो की थी आपके अमलानंद घोष ने 1952 में, लेकिन जब इसकी खुदाई की गई, इसका उत्खनन किया गया, वो किया गया था 1961 से 1969 के बीच, और वो किया था आपके बीबी लाल व बीके थापर ने। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की, तो इसका तो करेक्ट आंसर होगा आपके अमलानंद घोष। यानी अमलानंद घोष ने 1952 में जो है आपके कालीबंगा सभ्यता की खोज की। जबकि अगर प्रश्न पूछा जाए कि कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा बीबी लाल व बीके थापर। तो ये है आपके इस प्रश्न से जुड़ा करेक्ट आंसर। हाँ, ये कमेंट बॉक्स में आपको बता भी दिया है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की, जबकि उत्खनन कार्य बीबी लाल व बीके थापर के द्वारा किया गया। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, मैंने आपको बता दिया। इसका उत्खनन करता ये थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके कि मालव नगर किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम है। तो आपको बताना है मालव नगर जो है किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम है। ऑप्शन ए है नगर, ऑप्शन बी है बैराट, ऑप्शन सी है जोधपुरा और ऑप्शन डी है नलियासर। तो आपको प्रश्न पूछा गया है कि मालव नगर किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम था। क्या नगर का था, बैराट का था, या जोधपुरा का था, या नलियासर का। तो आपको कमेंट करके बताना है इसका करेक्ट आंसर। मैं देखता हूं सबसे पहले प्रश्न का उत्तर कौन देता है। चलिए देखिए, क्या मालव नगर किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम था। नलियासर का था? नहीं। जोधपुरा का था? नहीं। बैराट का था? नहीं। ये था आपके नगर का। नगर का प्राचीन नाम मालव नगर था। तो ये इसका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है आप सब इस प्रश्न का करेक्ट आंसर दोगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन ए काली चूड़ियां, ऑप्शन बी काली बालू मिट्टी, या ऑप्शन सी काली मूर्तियां, या ऑप्शन डी काले मृत भांड। मैंने कुछ देर पहले इसका करेक्ट
आंसर बताएं तो आप सभी से उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का तो करेक्ट आंसर जरूर बताओगे। तो बताइए कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, आप बताइए कमेंट करके। मैंने कुछ देर पहले ही बताया, आप देखता हूं किस किस का उत्तर है जो आपके सही आता है। आपको बताना है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। एक बार सभी उत्तर दे दीजिए, कौन कौन किस किस का सही उत्तर आता है देखते हैं। क्या कालीबंगा का अर्थ काले मृद भांड है? नहीं, काले मृद भांड नहीं है। क्या काली मूर्तियां है? नहीं, काली मूर्तियां भी नहीं है। क्या काली मिट्टी है? नहीं, काली मिट्टी भी नहीं है। हाँ बिल्कुल सीमा जाग आपका करेक्ट आंसर है काले रंग की चूड़ियां, बिल्कुल राइट। इस बार आपने सही आंसर दिया है, काली चूड़ियां या काले रंग की चूड़ियां। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन ए, यहां पर दिए गए। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां, पंजाबी भाषा में चूड़ी को बंगा बोला जाता है। हाँ ये भी आपको बता देते हैं कि पंजाबी भाषा में जो है चूड़ी को बंगा बोला जाता है। किस भाषा में? पंजाबी भाषा में। पंजाबी भाषा में, पंजाबी भाषा में चूड़ी को बंगा बोला जाता है। चूड़ी को बंगा बोला जाता है। पंजाबी भाषा में जो है आपकी चूड़ी को बंगा बोला जाता है, इन काले रंग की चूड़ियां। हाँ बिल्कुल, हनुमानगढ़ जिले में स्थित होने के कारण और हनुमानगढ़ जिले की सीमा पंजाब से लगती है, इसलिए पंजाबी भाषा का प्रभाव पड़ने के कारण कालीबंगा कहा जाता है इसे। और यहां से भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से जो है आपके भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। एक एडिशनल जानकारी है कि भूकंप के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त होते हैं। भूकंप के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त होते हैं। भूकंप के साक्ष्य जो हैं प्राप्त होते हैं कहां से? कालीबंगा से। ये एडिशनल जानकारी में आपको एक, तो कालीबंगा से जो है आपके भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। एक अन्य जानकारी में राजस्थान की सबसे कम सीमा अंकन पंजाब राज्य के 7 किलोमीटर लगती है। ठीक है बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ सीमा जी, ये जो लाइव है आपके रविवार को मैराथन चलती है, बाकी हर रोज शाम को जो है आपके बीएसटीसी पीटीटी के लिए कक्षाएं निरंतर चल रही है और उसमें भी हम आपके लिए रीजनिंग और जो शिक्षण अभिक्षमता के पार्ट है उनकी भी कक्षाएं जो है जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो ये शाम के टाइम जो है इसकी कक्षाएं चलती है जीके की, बाकी संडे के दिन जो है मैराथन कक्षाएं चलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है आपके, रंगमहल हनुमानगढ़ में उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया? ऑप्शन ए एच.डी. चाकलिया, ऑप्शन बी केदारनाथ पुरी, ऑप्शन सी डॉक्टर हन्नारेड्डी या ऑप्शन डी डॉक्टर वी.एन. मिश्रा। तो आपको बताना है रंगमहल हनुमानगढ़ में जो उत्खनन कार्य है वो किसके नेतृत्व में किया गया? एच.डी. चाकलिया, ऑप्शन बी केदारनाथ पुरी, ऑप्शन सी डॉक्टर हन्नारेड्डी या ऑप्शन डी वी.एन. मिश्रा। तो आपको बताना है रंगमहल में जो उत्खनन का नेतृत्व कार्य किसके नेतृत्व में किया गया? कमेंट करके उत्तर बताइए, मैं आपके आंसर के इंतजार में हूं। देखता हूं सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर कौन देता है। चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं। क्या एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में किया गया था? नहीं। केदारनाथ पुरी? नहीं। यहां पर सीमा जाट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है डॉक्टर हन्नारेड्डी। बिल्कुल सही उत्तर है डॉक्टर हन्नारेड्डी। इस प्रश्न का सही जवाब है आपके ऑप्शन सी यानी डॉक्टर हन्नारेड्डी। डॉक्टर हन्नारेड्डी जो है इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न है आपका, विश्व में भूकंप के साक्ष्य सर्वप्रथम कहां पर मिले थे? ऑप्शन ए अहाड़, ऑप्शन बी नैनवा बूंदी, ऑप्शन सी नोहो या ऑप्शन डी कालीबंगा। तो आपको बताना है विश्व में भूकंप के साक्ष्य हैं वो किस स्थल पर सर्वप्रथम मिले थे? क्या अहाड़ में मिले थे, नैनवा बूंदी में मिले थे, या नोहो भरतपुर में मिले थे, या कालीबंगा हनुमानगढ़ में मिले थे? तो इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। तब तक मैं आपके प्रश्न का उत्तर का इंतजार करता हूं। और इस प्रश्न का उत्तर है वो मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, तो आप अब बता दीजिए। अगर आप कक्षा निरंतर देख रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या आड़ से विश्व में भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? नहीं। क्या नैनवा बूंदी से भूकंप के साक्ष्य सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे? नहीं। क्या नौ से प्राप्त हुए? नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन डी कालीबंगा। और ये कुछ देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि कालीबंगा से जो है आपके भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर डी, विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले से। हाँ बिल्कुल, और कालीबंगा कुछ देर पहले ही बताया, और फिर बता दो कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा कहाँ है? आपके कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ सीमा जाट, आपका उत्तर डी बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों आपके कि यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के कहां से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन ए रंगमहल, ऑप्शन बी अहाड़, ऑप्शन सी बेराट, या ऑप्शन डी कोट दीजी। तो आपको बताना है कि यूनानी शासक मिनेंडर के जो 16 सिक्के हैं वो कहां से प्राप्त हुए थे? क्या रंगमहल से हुए थे, आड़ से हुए थे, बेराट से हुए थे, या कोट डीजी से? तो आप कमेंट करके बताइए कि यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के कहां से प्राप्त हुए थे? प्रश्न था दोस्तों आपके कि यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के कहां से प्राप्त हुए थे? देखता हूं किसने आंसर दे दिया यहां पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए, विश्व में यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के कहां से प्राप्त हुए थे? क्या रंगमहल से हुए थे? नहीं। आड़ से? नहीं। ये सभी प्राप्त हुए थे मिनेंडर के 16 सिक्के आपके बेराट से। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सीमा जाट, आपका सी आंसर करेक्ट है। राजस्थान के जयपुर में। हाँ बेराट, विराट, बिल्कुल। हाँ बेराट जो है आपके राजस्थान के जयपुर में, राइट। ये कहां पे है? जयपुर में। हाँ बिल्कुल राइट। बेराट का प्राचीन नाम, हाँ विराट का प्राचीन नाम विराटनगर था, क्योंकि राजा विराट के यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था, इसलिए इसको विराटनगर कहा जाता है। बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल, चलिए ये भी आपको बता ही देते हैं। आप बेराट कहाँ है? बेराट बाणगंगा नदी के किनारे। बेराट बाणगंगा के किनारे, बाणगंगा नदी के किनारे है। बेराट सभ्यता आपके बाणगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है।
बैराट को जो है आपके अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, बैराट सभ्यता से अशोक के मौर्यकालीन अवशेष मिले, राइट। बैराट सभ्यता से या बैराट से जो है आपके अशोक के मौर्यकालीन अवशेष मिले, बैराट से अशोक के मौर्यकालीन अवशेष मिले, अशोक के मौर्यकालीन अवशेष मिले। अवशेष मिले। बैराट से जो है अशोक के मौर्यकालीन अवशेष मिले। जी बोलिए, बिल्कुल, क्या आपकी रिक्वेस्ट है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, 7 अग्नि वेदिकाएं किस स्थान से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए बालाथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी एसवाल या ऑप्शन डी नहो। तो आप कमेंट करके बताइए कि 7 अग्नि वेदिकाएं हैं वो किस स्थान से प्राप्त हुई थी? बालाथल से हुई थी, कालीबंगा से हुई थी, ईसवाल से हुई थी या नहो से? कमेंट करके बताइए उत्तर। हाँ बिल्कुल राइट, सही जवाब है। देखते हैं 7 अग्नि वेदिकाएं किस स्थान से प्राप्त हुई? नोस से हुई थी? नहीं, नोस से नहीं हुई। ईसवाल से हुई? नहीं, ईसवाल से भी नहीं हुई। बालाथल से भी नहीं हुई। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन बी यानी कालीबंगा। कालीबंगा से जो है आपके 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों आपका, कुषाण, नरेश, हुविस्क एवं वासुदेव के सिक्के कहां से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए करकोट नगर, ऑप्शन बी बागोर, ऑप्शन सी डीडवाना या ऑप्शन डी नहो। तो आपको बताना है कि कुषाण, नरेश, हुविस्क एवं वासुदेव के सिक्के हैं वो कहां से प्राप्त हुए? क्या करकोट नगर से हुए, बागोर से हुए, डीडवाना से हुए या नहो से? कमेंट करके बताइए। देखता हूं सबसे पहले किसका उत्तर आता है। चलिए आप में से किसी ने आंसर तो नहीं दिया, चलिए देखते हैं कि कुषाण, नरेश, हुविस्क एवं वासुदेव के सिक्के कहां से प्राप्त हुए थे। प्रश्न था आपका। ऑप्शन ए है, क्या करकोट नगर से प्राप्त हुए थे? नहीं। क्या बागोर से प्राप्त हुए थे? नहीं। क्या डीडवाना से प्राप्त हुए थे? नहीं। ये प्राप्त हुए थे आपके नहो से। कहां से प्राप्त हुए थे? नहो से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है जो इस प्रश्न का सही जवाब है। नो कहां पे है? नो आपके भरतपुर में है और वहां से जो है कुषाण, नरेश, हुविस्क एवं वासुदेव के सिक्के प्राप्त हुए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके 1961-62 में वीएन मिश्र एवं एचडी सांकलिया द्वारा किस स्थान का उत्खनन करवाया गया? ऑप्शन ए ढींगरिया, ऑप्शन बी मंडपिया, ऑप्शन सी आहाड़, ऑप्शन डी गिलुंड। तो आपको यहां पर बताना है कि 1961-62 में
वीएन मिश्र एवं एसडी सांकलिया द्वारा किस स्थान का उत्खनन करवाया गया? हाँ बिल्कुल, कालीगंगा सभ्यता से जुड़े हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही है। अच्छा, उसको ब्लॉक करना है, ठीक है ठीक है, देखते हैं उसको आज समझा देंगे, अभी वो आया ही नहीं है तो उसको ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। प्रश्न है आपका 1961-62 में वीएन मिश्र एवं एसडी सांकलिया द्वारा किस स्थान का उत्खनन करवाया गया? ढिंगरिया, मंडपिया, आहाड़ या गिलोन? कमेंट करके आंसर बताइए। क्या ढिंगरिया का करवाया गया था? नहीं। मंडपिया का? नहीं। इन्होंने करवाया था आपके आहाड़ का 1961 में वीएन मिश्र एवं एचडी सांकलिया द्वारा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, यानी आहाड़ सभ्यता। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन सी। हाँ बिल्कुल, सीमा जाट आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यता का केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए बागोर, ऑप्शन बी रंगमहल, ऑप्शन सी गिलोन या ऑप्शन डी न्हो। तो आपको बताना है कि कौन सा स्थल है राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यता का केंद्र नहीं था। क्या बागोर नहीं था, रंगमहल नहीं था, गिलोन नहीं था या न्हो नहीं था? तो आपको बताना है, कमेंट करके बताइए। क्या न्हो नहीं था? गलत। गिलोन नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपके रंगमहल। रंगमहल है वो आपके ताम्र युगीन सभ्यता का केंद्र नहीं था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। सर प्लीज आप सोटर जोधपुर को, हाँ बिल्कुल सीमा जी, उनको समझा देंगे, अगली बार वो कमेंट बॉक्स में ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। वो अभी आज आए ही नहीं है लाइव में, तो उसको कैसे बोला जाए, बट फिर भी वो आएंगे तो मैं उनको बता दूंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका कि प्राचीन नगर जिसका महाभारत व महाभाष्य दोनों में उल्लेख है। ऑप्शन ए बैराट जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुरा जयपुर या ऑप्शन सी भीनमाल जालोर या ऑप्शन डी माध्यमिका नगरी। तो प्रश्न पूछा गया है आपसे कि प्राचीन नगर जिसका महाभारत व महाभाष्य दोनों में उल्लेख है। ऑप्शन ए है आपके सामने बैराट जयपुर, ऑप्शन बी है जोधपुरा जयपुर, ऑप्शन सी है भीनमाल जालोर या ऑप्शन डी है माध्यमिका नगरी। कमेंट करके आंसर बताइए। प्राचीन नगर जिसका महाभारत व महाभाष्य दोनों में उल्लेख है। ऑप्शन ए क्या बैराट जयपुर? नहीं। जोधपुरा जयपुर? नहीं। भीनमाल जालोर? नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन डी, यानी माध्यमिका नगरी जिसका महाभारत व महाभाष्य दोनों में उल्लेख है। ओके ठीक है, मैं उनको अगली बार जब वो लाइव जुड़ेंगे सीमा जी बिल्कुल उनको बोल देंगे, वो ऐसे कमेंट नहीं करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बार बार कमेंट न कीजिए, आप इस क्लास की ओर ध्यान दीजिए आप। हाँ बिल्कुल, बैराट सभ्यता को उल्लेख महाभारत व महाभाष्य दोनों में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका अगला कि बालाथल किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी राजसमंद। तो आपको बताना है कि बालाथल आपके किस जिले में है। बांसवाड़ा में है, उदयपुर में है, जयपुर में है या राजसमंद में है। कमेंट करके आंसर दीजिए। क्या राजसमंद में है? नहीं, राजसमंद में तो
नहीं है। क्या जयपुर में भी बालाथल नहीं है? क्या बांसवाड़ा में भी बालाथल नहीं है? तो ऑप्शन बचा पीछे एक, ऑप्शन बी यानी उदयपुर, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। बालाथल है जो आपके उदयपुर में स्थित है। हाँ बिल्कुल, बालाथल सभ्यता है उदयपुर जिले में स्थित है। चलिए आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट्स भी है, वो भी देख लेते हैं क्या है। आपका आज का मोटिवेशनल कोट्स है कि सपना एक देखोगे, मुश्किल हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। एक बार फिर से कि सपना एक देखोगे, यानी आप एक सपना देखते हो तो हजार मुश्किलें उस सपने को पूरा नहीं करने के लिए आती है, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होता है जब कामयाबी शोर मचाएगी। यानी जब आप सफलता अर्जित करते हैं तो वो जो है क्षण आपके लिए बेहद खुशी का क्षण होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, C14 पद्धति की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए विलियम लिब्बी, ऑप्शन बी डैनियल विल्सन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड या ऑप्शन डी है C.L. कार्लइल। राजस्थान के उदयपुर जिले के विभाग नागौर तहसील में। प्रश्न है C14 पद्धति की खोज किसके द्वारा की गई थी? यानी जो C14 पद्धति है कालक्रम निकालने की, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? ये जो आपके C14 क्या होता है, तो ये आपके रेडियो कार्बन डेटिंग होती है। यानी जो रेडियो कार्बन डेटिंग जंतुओं पशुओं के जो अवशेष प्राप्त होते हैं उनके आयु निर्धारण के लिए होती है। तो आपको बताना है इसकी खोज किसने की थी। क्या इससे संबंधित कुछ और जानकारी है वो भी बताऊंगा, पहले आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा इसकी खोज किसने की थी। देखो C14 यानी ये रेडियो कार्बन डेटिंग होता है। इसका मतलब रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है, आप इसका आंसर बताइए क्या है, तब तक मैं इससे संबंधित जानकारी बता देता हूं। रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग जो कि जंतुओं व पौधों के प्राप्त अवशेषों की आयु निर्धारण करने की विधि है। जंतुओं एवं पौधों के, किनके? जंतुओं एवं पौधों के। जंतुओं एवं पौधों के आयु निर्धारण एवं जंतुओं एवं पौधों के आयु निर्धारण करने की विधि है। आयु निर्धारण करने की विधि है। आयु निर्धारण करने की विधि, करने की विधि। ये जो है आपके जंतुओं एवं पौधों के जो आयु निर्धारण करने की तिथि है, और इसके लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। ये सभी तत्वों सजीवों में पाया जाता है। और कार्बन 14 एक रेडियोधर्मी आइसोटोप है जिसकी अर्धायु लगभग आपके 5730 वर्ष मानी जाती है। और आयु निर्धारण करने की इस तकनीक का आविष्कार कब किया गया? 1949 में। कहां पर? शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका में विलियम लिब्बी द्वारा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन ए। किसने किया था? विलियम लिब्बी ने। कब किया था? तो इसका किया था आपके 1949 में। कब? 1949 में शिकागो अमेरिका में। कहां किया गया था? शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका में। शिकागो अमेरिका में। अमेरिका में जो है इसका आविष्कार किया गया।
तो ये जो है आपके विलियम लिबी ने इसकी जो आविष्कार है वो 1949 में किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों आपका कि नवपाषाण काल को पाषाणकालीन क्रांति की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन ए है बी ऑचलिन, ऑप्शन बी है सी है हैकर, ऑप्शन सी है कर्नल टॉड या ऑप्शन डी गार्डन चाइल्ड। तो आपको बताना है कि नवपाषाण काल को पाषाणकालीन क्रांति की संज्ञा किसने दी? क्या बी ऑचलिन ने दी, सी ए हैकर ने, कर्नल टॉड ने या गार्डन चाइल्ड ने? कमेंट करके आंसर बताइए, मैं देखता हूं कौन सा आंसर। ऑप्शन ए है आपके बी ए ऑचलिन। क्या इन्होंने दी? नहीं। क्या सी ए हैकर ने दी? नहीं। कर्नल टॉड ने दी? नहीं। गार्डन चाइल्ड ने जो है नवपाषाण काल को पाषाणकालीन क्रांति की संज्ञा दी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन डी। यानी गार्डन चाइल्ड ने जो है नवपाषाण काल को पाषाणकालीन क्रांति की संज्ञा दी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों आपका पुरातात्विक स्थल गर्दड़ा किस नदी के किनारे विकसित हुआ था? ऑप्शन ए सोम, ऑप्शन बी जाखम, ऑप्शन सी परवन या ऑप्शन डी साजा। तो कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि पुरातात्विक स्थल जो गर्दड़ा है वो किस नदी के किनारे विकसित हुआ। तब तक मैं रुकता हूं, कौन कौन सही आंसर देता है देख लेते हैं। नमस्ते, बिल्कुल जगदीश जी गोदारा, आपका स्वागत है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है आपके, क्या पुरातात्विक स्थल गर्दड़ा सोम नदी के किनारे विकसित हुआ? नहीं। क्या जाखम के किनारे? नहीं। क्या परवन नदी के किनारे? नहीं। ये हुआ था आपके, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी साजा। गर्दड़ा किस नदी के किनारे विकसित हुआ? ऑप्शन डी साजा नदी के किनारे। और ये साजा नदी कहाँ है? तो ये बूंदी में है, ये साजा नदी के किनारे जो है हुआ था। तो देखिए इससे संबंधित जानकारी है वो भी आपको बता दूं। हाँ बिल्कुल, रीजनिंग की क्लास लेनी चाहिए। हाँ, तो गर्दड़ा सभ्यता है वो बूंदी में साजा नदी के किनारे स्थित है। गर्दड़ा बूंदी में जो है साजा नदी के किनारे। कहां पर? बूंदी में। बूंदी में साजा नदी के किनारे। साजा नदी के किनारे। साजा नदी के किनारे। गर्दड़ा जो है बूंदी में साजा नदी के किनारे स्थित है। और यहां पर देश की पहली जो बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग है वो प्राप्त हुई थी। यानी इस सभ्यता से देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग जो है यहां से प्राप्त हुई थी। यानी इस सभ्यता से देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग भी प्राप्त हुई थी। ये गर्दड़ा बूंदी में साजा नदी के किनारे स्थित है। ये इससे संबंधित कुछ जानकारियां थी, आपको बता दी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बार इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए जो भी जुड़े हुए हैं। प्रश्न है आपका, आड़ में खुदाई से काले व लाल रंग के मृद भांड प्राप्त हुए
उन्हें किस विधि से तपाया जाता है? आड़ में जो है काले व लाल रंग के मृद भांड प्राप्त हुए हैं, उन्हें किस विधि से पकाया जाता था? ऑप्शन ए बंद भट्टी तपाई विधि, ऑप्शन बी उल्टी तपाई विधि, ऑप्शन सी खुली तपाई विधि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि आड़ में जो है खुदाई से काले व लाल रंग के मृद भांड प्राप्त हुए, उन्हें किस विधि से पकाया जाता था? कमेंट करके आंसर दीजिए। तब तक मैं देखता हूं सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर कौन देता है। देखिए आप में से किसी ने चलो उत्तर नहीं दिया, मैं ही बता देता हूं। क्या बंद भट्टी तपाई विधि से पकाया जाता था? नहीं। क्या खुली तपाई विधि? नहीं। यहां तपाई विधि थी आपके उल्टी तपाई विधि। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी उल्टी तपाई विधि। तो आड़ में जो खुदाई से काले व लाल रंग के मृद भांड प्राप्त हुए हैं, उन्हें उल्टी तपाई विधि से पकाया जाता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है आपका अगला कि किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोटस का सिक्का मिला था? ऑप्शन ए नगरी, ऑप्शन बी देवली, ऑप्शन सी रेड या ऑप्शन डी मानगढ़। तो आपको बताना है कमेंट करके कि किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोटस का सिक्का मिला था। देखता हूं सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर कौन देता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। प्रश्न पूछा गया था आपके किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोटस का सिक्का मिला था? प्रश्न ए क्या नगरी से मिला था? नहीं। देवली से मिला था? नहीं। क्या रेड से मिला था? हाँ बिल्कुल, रेड टोंक। रेड कहां पे? टोंक में। यहां से जो है आपके अपोलोडोटस का सिक्का मिला था। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, यानी अपोलोडोटस का सिक्का कहां से मिला? रेड टोंक से। रेड कहां है? टोंक में। यहां से जो है अपोलोडोटस का आपके सिक्का मिला था। हाँ बिल्कुल सीमा, आपका करेक्ट आंसर है रेड टोंक में है, जहां पर जो है आपके अपोलोडोटस का वहां सिक्का मिला था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, प्रश्न है इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए नलियासर, ऑप्शन बी सुनारी, ऑप्शन सी जोधपुरा या ऑप्शन डी बेराट। तो आपको बताना है कि इंडो ग्रीक शासकों के जो 28 सिक्के प्राप्त हुए थे वो किस स्थान से प्राप्त हुए थे? क्या नलियासर से हुए थे, सुनारी से हुए थे, जोधपुरा से हुए थे या बेराट से? तो आपको कमेंट करके बताइए कि इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए थे? क्या नलियासर से प्राप्त हुए थे? नहीं। क्या सुनारी से प्राप्त हुए थे? नहीं। सुनारी आपके झुंझुनू में है और जहां से लोहा के शक से प्राप्त हुए थे, और ये सुनारी झुंझुनू में कांतली नदी के किनारे। कहां पे सुनारी? सुनारी है आपके कांतली नदी के किनारे। ये भी एडिशनल जानकारी है, बता देता हूं आपको। सुनारी झुंझुनू में कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे, ठीक है। जोधपुरा का तो आप सभी जानते हैं, ये जयपुर में है आपके, पर यहां से भी इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त नहीं हुए थे, ये हुए थे आपके बेराट से। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन डी, यानी बेराट से जो है तो इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए? बेराट से।
विराट की खोज तो दयाराम साहनी ने की है, इसकी खोज भी बता दे। तो खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। साहनी ने खोज की। तो दयाराम साहनी ने जो है इसकी खोज की थी। हाँ बिल्कुल मोती देवकिया आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। बिल्कुल, आपकी कोई समस्या है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। बिल्कुल, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल हरी जी आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? प्रश्न है आपका अगला दोस्तों, किस सभ्यता से रोमन एम्पोरा मृद भांडों में विदेशी प्रभाव युक्त मिला? ऑप्शन ए भीनमाल, ऑप्शन बी आहार, ऑप्शन सी नैनवा, ऑप्शन डी बागोर। बिल्कुल विनोद जी आपका स्वागत है। देखिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि आपकी किस सभ्यता से रोमन एम्पोरा मृद भांडों में विदेशी प्रभाव युक्त मिला है, यानी कौन सी सभ्यता जिसमें रोमन एम्पोरा मिला है जो कि मृद भांडों में विदेशी प्रभाव से युक्त है? ऑप्शन ए भीनमाल, ऑप्शन बी आर्ड, ऑप्शन सी नैनवा, ऑप्शन डी बागोर। क्या बागोर से मिला है? नहीं, बागोर से तो नहीं मिला है आपके। क्या नैनवा से मिला है? नहीं, नैनवा से भी नहीं मिला है। देखिए करेक्ट आंसर दीजिए। अब आपके सामने ऑप्शन 2 है। अगला है आहार। आर्ड से भी रोमन एम्पोरा नहीं मिले थे, रोमन एम्पोरा मिला था आपके भीनमाल से। कहां से मिला था? भीनमाल से। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन ए, यानी रोमन एम्पायर जो कि मृत भांडों में विदेशी प्रभाव से युक्त है, यह भीनमाल से मिला था। तो इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके, हाँ बिल्कुल मुकेश चंद्र आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल। प्रश्न है आपका दोस्तों कि गिलोन सभ्यता के अवशेष किस युग से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रस्तर युगीन, ऑप्शन बी मृत भांड युगीन, ऑप्शन सी लोह युगीन या ऑप्शन डी ताम्र युगीन। तो आपको बताना है गिलोन सभ्यता के अवशेष हैं वो किस युग से संबंधित है। क्या प्रस्तर युगीन है, मृत भांड युगीन है, लोह युगीन है या ताम्र युगीन है? कमेंट करके आंसर दीजिए। मैं देखता हूं सबसे पहले इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कौन देता है। धन्यवाद जगदीश जी। तो चलिए दीजिए इसका करेक्ट आंसर कि गिलोन सभ्यता के अवशेष किस युग से संबंधित है। क्या प्रस्तर युगीन है, मृत भांड युगीन है, लोह युगीन है या ताम्र युगीन है? ऑप्शन ए प्रस्तर युगीन, नहीं प्रस्तर युगीन नहीं है। मृत भांड युगीन, नहीं मृत भांड युगीन भी आपके नहीं है। अब आपके सामने ऑप्शन 2 है, क्या लोह युगीन है या ताम्र युगीन? कमेंट करके बताइए। लेकिन ये लोह युगीन भी आपके नहीं है। हाँ बिल्कुल सीमा जाट, इस बार आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी राइट, ताम्र युगीन। इस प्रश्न का आपने सही जवाब दिया है ताम्र युगीन। ऑप्शन डी है जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। मैं यही हूं, सिस्टम जो आपका चल रहा है इस स्क्रीन के जस्ट पीछे मैं हूं, आप ऐसा समझ लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके, बीजक की पहाड़ी का संबंध है। ऑप्शन ए जोधपुरा, ऑप्शन बी आहार, ऑप्शन सी बैराट या ऑप्शन डी रंगपुर। तो आपको बताना है कि बीजक की पहाड़ी का संबंध इनमें से किससे है। क्या जोधपुरा से है, आठ से है, बैराट से है या रंगपुर से? कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। थैंक यू हरीश, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो बीजे की पहाड़ी का संबंध क्या जोधपुरा से है? नहीं, जोधपुरा से नहीं। आड़ से भी नहीं है, इसका संबंध है आपके बैराट से। बीजे की पहाड़ी का संबंध कहाँ से है? बैराट से। और बैराट कहाँ है? आप सभी जानते हैं बैराट है जयपुर में। तो बीजे की पहाड़ी भी कहाँ होगी? बीजे की पहाड़ी भी आपकी जयपुर में ही है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, बैराट जयपुर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों आपका अगला कि 2000 वर्ष पुरानी महिषासुर मर्दिनी की मृण मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? नैनवा, बिगोद, देवली या इंद्रगढ़ से? तो 2000 वर्ष पुरानी जो आपकी महिषासुर मर्दिनी की मृण मूर्ति है वो कहां से प्राप्त हुई थी? क्या नैनवा से हुई थी, बिगोद से हुई थी, देवली से हुई थी या इंद्रगढ़ से हुई थी? कमेंट करके आंसर दे दीजिए इस प्रश्न का। 2000 वर्ष पुरानी महिषासुर मर्दिनी की मृण मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? देखता हूं सबसे पहले करेक्ट आंसर कौन देता है। कक्षा अभी तक शायद 1 घंटे से ज्यादा और चलेगी। वेलकम हरीश। तो ये कक्षा लगभग आपके अभी तक 1 या 2 घंटे लगभग चलने वाली है। चलिए प्रश्न था आपका कि 2000 वर्ष पुरानी महिषासुर मर्दिनी की मृण मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? क्या इंद्रगढ़ से प्राप्त हुई थी? नहीं। क्या देवली से प्राप्त हुई थी? नहीं। बिगोद से प्राप्त हुई थी? नहीं। ये प्राप्त हुई थी आपके नैनवा से। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन ए होगा, यानी 2000 वर्ष पुरानी महिषासुर मर्दिनी की मृण मूर्ति जो है नैनवा से प्राप्त हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके कि प्राचीन भारत के टाटा नगर के नाम से कौन विख्यात है? ऑप्शन ए बालाथल, ऑप्शन बी कोटदीजी, ऑप्शन सी कुराड़ा या ऑप्शन डी रेड। तो आपको बताना है कि प्राचीन भारत के टाटा नगर के नाम से कौन सा स्थल है वो विख्यात है। क्या बालाथल है, कोटदीजी है, कुराड़ा है या रेड है? देखिए मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा करता हूं। सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर कौन देता है? आपके पास है 10 सेकंड का टाइम, उसके बाद आप आंसर दे दीजिए। आपके पास समय शुरू होता है अब। हाँ बिल्कुल मोती ढोकिया, बिल्कुल मैथ की जो रीडिंग की क्लास है आपके पीटीटी बीएसटीसी के लिए उपयोगी है वो आज शाम से शुरू हो जाएगी। तो उसकी भी हो जाएगी। शिक्षण अभिक्षमता की कक्षा है वो भी जल्दी शुरू होने वाली है। तो आप चिंता ना करें, आपकी कक्षाएं हैं वो सब निरंतर अब कंटिन्यू चालू होने वाली है। तो आपका प्रश्न था प्राचीन भारत के टाटा नगर के नाम से कौन विख्यात है? क्या बालाथल है? नहीं। कोटदीजी है? नहीं। कुराड़ा है? नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन डी यानी रेड। तो ये इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन डी रेड टोंक जो है वो प्राचीन भारत के टाटा नगर के नाम से विख्यात है। ये जो स्थलों से रिलेवेंट जो आपके एमसीक्यू थे वो हमने जाने थे अब तक। अब आगे हम जो बात करने वाले हैं आपके, हाँ बिल्कुल नहीं, आपका गलत है आंसर, आपने सही नहीं है। विनोद जी सही आंसर दीजिए। बिल्कुल हाँ, मुकेश चंद्र का सही आंसर है। हाँ मुकेश चंद्र होंडा लवर इनका करेक्ट आंसर है। सीमा जाट आपका भी सही आंसर है। हाँ तो अब हम बात करेंगे राजस्थान में, राजस्थान के जो मारवाड़ का राठौड़ वंश है उससे संबंधित अभी तक जो हमने सभ्यता के स्थल थे उन सब के बारे में बात की थी। अब हम राजस्थान के जो राजस्थान जीके में जो आपके मारवाड़ का राठौड़ वंश है उससे रिलेवेंट एमसीक्यू के बारे में जानने वाले हैं। यानी अभी तक हमने जो लगभग है आपके 30-35 प्रश्न थे जो कि आपकी सभ्यताओं से रिलेवेंट थे उनके बारे में जान लिया। अब हम मारवाड़ के राठौड़ वंश से रिलेवेंट आपके एमसीक्यू है उन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रश्न मारवाड़ के राठौड़ वंश से रिलेवेंट। चलिए उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट्स है नए प्रश्न शुरू करने से पहले कि तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत ना हार, हाथों की लकीर भी बदलेगी। तो चलिए
ये था आपका मोटिवेशनल कोर्स, यानी तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत न हार, हाथों की लकीर भी बदलेगी, यानी समय बदलते ज़्यादा देर नहीं लगती है। चलिए अगले प्रश्न, आज हम मारवाड़ के राठौड़ वंश से ब्रिलियंट प्रश्नों की जो शुरुआत करें, उसका पहला प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, पोल के लिए भी हम जल्दी इसके लिए कुछ करने वाले हैं, पोल भी लाएंगे आपके साथ में। प्रश्न है आपका कि दक्षिण की एक जाति जिससे राठौड़ शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। ऑप्शन ए राष्ट्रकुल, ऑप्शन बी मराठा, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी अहीर। तो आपको बताना है दक्षिण की एक कौन सी ऐसी जाति है जिसे राठौड़ शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। इस प्रश्न का आंसर दीजिए, तब तक मैं इंतजार करता हूं आपके उत्तर का। सीमा जाट में आपको आंसर देंगे, बाद में देंगे, आप कमेंट कर दें। तो दोस्तों प्रश्न था आपका कि दक्षिण की एक जाति जिससे राठौड़ शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। ऑप्शन ए राष्ट्रकुल, ऑप्शन बी मराठा, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट या ऑप्शन डी अहीर। तो इसका आपके करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रकूट, यानी ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होता है। इससे संबंधित कुछ जानकारियां वो भी आपको बता दूं। राठौड़ों की उत्पत्ति के दो मत हैं, एक मत तो है दक्षिण भारत से और एक मानी जाती है ऐसे उत्पत्ति के। दक्षिण भारत से तो जो है दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट से मानी जाती है, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों से मानी जाती है राठौड़ों की उत्पत्ति, और कन्नौज के गैड़वालों से भी मानी जाती है। और इनके अगर संस्थापक की बात करें, यानी राठौड़ वंश का संस्थापक की बात करें, तो संस्थापक थे इनके राव सिंहा। संस्थापक कौन थे? राव सिंहा जो है राठौड़ वंश के संस्थापक थे, संस्थापक राव सिंहा। राव सिंहा जो हैं वो राठौड़ वंश के संस्थापक थे। हाँ बिल्कुल मुकेश चंद्र, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट। तो ये जो है राव सिंहा जो है राठौड़ वंश के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न भी बहुत इजी आ गया, क्योंकि इसका उत्तर तो मैंने पिछले प्रश्न में ही बता दिया था। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आपसे प्रश्न पूछते हैं और इससे संबंधित कुछ डेटा है वो भी आपको बताएंगे कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था। ये तो बहुत इजी सवाल है क्योंकि मैं पहले ही उत्तर इसका बता चुका हूँ, फिर भी आप बताइए। ऑप्शन ए राव जोधा, ऑप्शन बी राव रणमल, ऑप्शन सी राव सिंहा या ऑप्शन डी राव चूड़ा। तो आपको बताना है मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक माना जाता है। हाँ बिल्कुल, रीजनिंग की क्लास है जो चैनल पर शेड्यूल की गई है, आप देख लीजिए कौन ले रहा है। मोती डोकिया जी बिल्कुल आप देख सकते हैं कौन रीजनिंग की क्लास ले रहा है, मैथ की और रीजनिंग की। तो वो चैनल पर शेड्यूल कर दिया है, आज 4:30 बजे होगी, तो आप देख लीजिए कौन ले रहा है। और फिर आपकी शिक्षण अभिक्षमता की कक्षा में भी निरंतर लगने वाली है, तो आप एक बार देख लीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर भी दीजिए। हाँ बिल्कुल राव सिंहा, सीमा बिल्कुल राइट आंसर है। राव सिंहा जो है मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक माने जाते हैं। राव सिंहा की बात करें तो ये पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए 1240 में जो है कन्नौज से मारवाड़ आए थे। यानी राव सिंहा जो है, इससे संबंधित कुछ डिटेल है वो बता दूं। राव सिंहा पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए, किनकी? पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए। पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए, पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए जो है कन्नौज से मारवाड़ आया था।
सहायता के लिए 1240 में सहायता के लिए (1240 में कन्नौज से मारवाड़ आया। कन्नौज से मारवाड़ आया। तो रावसिया जो है पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए जो है 1240 में कन्नौज से मारवाड़ आया था और इसने जो है खेड़ बाड़मेर को अपनी राजधानी बनाया। कहाँ? खेड़ बाड़मेर को राजधानी। राजधानी कहाँ है? राजधानी बनाया था खेड़ बाड़मेर को। खेड़ बाड़मेर को। और ऐसा भी माना जाता है एक एनिमेटेड शो था, आपको पता हो तो, जिसमें एक मोगली नाम का कैरेक्टर था। जंगल बुक नाम की एक थी जिसमें मोगली नाम का एक कैरेक्टर था। वो ऐसा माना जाता है कोई एक अंग्रेज था जिसने, जब वो राजस्थान के शासकों की हिस्ट्री देख रहा था, उसमें उसने जो है मारवाड़ के जो रावसिया को देखा था, तो उनसे रिलेवेंट वो कैरेक्टर है मोगली का। यानी जंगल बुक की जो मोगली का कैरेक्टर है वो रावसिया से मतलब जुड़ता हुआ कैरेक्टर है, उनके बेस पे ही ये कैरेक्टर बनाया था। और इनकी जो अगर रावसिया की जो है क्षत्रिय की बात करें तो ये जो है आपके बीठू पाली में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ सीमा जाट, तो आप है ना कमेंट बॉक्स में ये जब कक्षा खत्म हो जाए उसके बाद कमेंट करना, तो आपको कुछ जानकारी है वो विस्तार पूर्वक बताएंगे। ऐसे अभी कक्षा के बीच में तो ये सब जानकारियां साझा नहीं कर सकते क्योंकि बाकी क्लास डिस्टर्ब होगी, आपको ये जानकारी देंगे तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए यही प्रश्न। जब कक्षा समाप्त हो जाए तो मैं आपको इस प्रश्न का आंसर दे दूंगा, ठीक है? तो ऐसे नाराज नहीं होते हैं। चलिए प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष था? यानी निम्न में से किस शासक का शासनकाल है वो लगभग 50 वर्ष था? ऑप्शन ए राव रणमल, ऑप्शन बी राव जोधा, ऑप्शन सी राव चुंडा, ऑप्शन डी राव मालदेव। तो आपको बताना है कि इनमें से किस शासक का जो शासनकाल है वो लगभग 50 वर्ष का था। क्या राव रणमल का था, राव जोधा का था, राव चुंडा का था या राव मालदेव का? कमेंट करके आंसर बताइए। क्या राव मालदेव का था? नहीं, मालदेव का नहीं था। क्या चुंडा का था? नहीं, चुंडा का नहीं था। राव रणमल का नहीं था, ये था आपके जोधा का। राव जोधा का शासनकाल है वो लगभग 50 वर्ष था। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन बी होगा। आप में से किसी ने करेक्ट आंसर दिया है क्या? और आप कमेंट करते रहे, जितने भी साथी तो आप सभी जो जुड़े हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। आइए राव जोधा से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। राव जोधा ने जो है जोधपुर की स्थापना कब की? तो स्थापना की थी 12 मई 1459 में। राव जोधा ने ने 12 मई 1459 में 12 मई 1459 में जो है जोधपुर की स्थापना की। 1459 में जोधपुर की स्थापना की। जोधपुर की स्थापना की। यानी राव जोधा ने 12 मई 1459 में जो है जोधपुर की स्थापना की थी और यहाँ मेहरानगढ़ किले का निर्माण कराया। इस किले में जो है करणी माता, इस किले की जो मेहरानगढ़ किला है इसकी नींव जो है वो करणी माता ने रखी थी। और 1465 में जो है जोधा के बेटे ने बीकानेर में स्थापना भी की थी, उसके बारे में भी आगे जानेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों आपका अगला कि फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने किस शासक को हस्मत वाला शासक कहा है? ऑप्शन ए चंद्रसेन, ऑप्शन बी राव रणमल, ऑप्शन सी मालदेव या ऑप्शन डी राव जोधा। तो आपको बताना है कमेंट करके कि फारसी इतिहासकार
अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने किस शासक को हस्मत वाला शासक कहा है? जो काफ़ी प्रभावशाली और प्रतिभाशाली और बहुत ही मतलब जिसकी गाथा, शौर्य गाथा, जिसकी वीरता की काफ़ी चर्चा होती है, उसने कई युद्ध भी जीते थे, तो आपको बताना है। फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने किस शासक को हस्मत वाला शासक कहा है? और एक बार आप सभी जो भी लाइव जुड़े हैं वो कमेंट भी कर दीजिए। तो क्या चंद्रसेन को हस्मत वाला शासक कहा? नहीं, चंद्रसेन को जो है नहीं कहा था, राव रणमल को भी नहीं कहा था और राव जोधा को भी नहीं कहा था। उन्होंने हस्मत वाला शासक कहा था आपके मालदेव को। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, यानी मालदेव। और मालदेव के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने अपने पिता की जो गंगा, इनके पिता थे गंगा, इनकी हत्या करके ये राजा बना था। ये 52 युद्धों और 58 इसने 52 युद्ध व 58 प्रगने जीते थे। तो इसके बारे में कुछ तथ्य हैं वो भी बता दूं। ये अपने पिता गंगा की हत्या करके राजा बना था। ये अपने पिता गंगा की हत्या करके राजा बना था। गंगा की हत्या करके राजा बना था। हत्या करके राजा बना। यानी अपने पिता की हत्या करके ये राजा बना था। और जब ये राजा बना तब इसके पास 2 ही परगने थे, सोजत और जोधपुर। बाद में इसने 52 युद्ध और 58 परगने जीते थे। मालदेव ने 52 युद्ध व 58 परगने जीते थे। 52 युद्ध व 58 परगने जीते थे। युद्ध व 58 परगने। परगने जीते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, मालदेव ने शासक बनने के बाद कौन सी पदवी धारण की थी? ऑप्शन ए हिंदू सुल्तान, ऑप्शन बी हिंदू सम्राट, ऑप्शन सी हिंदू शासक या ऑप्शन डी हिंदू बादशाह। तो आपको बताना है कि मालदेव ने शासक बनने के बाद कौन सी पदवी धारण की थी। तो मालदेव ने शासक बनने के बाद कौन सी पदवी धारण की थी? हिंदू सुल्तान, हिंदू सम्राट, हिंदू शासक या हिंदू बादशाह? कमेंट करके आंसर दीजिए। क्या हिंदू सुल्तान की उपाधि धारण की थी या पदवी धारण की थी? नहीं। क्या हिंदू सम्राट की धारण की थी? नहीं। हिंदू शासक? नहीं। उन्होंने हिंदू बादशाह की पदवी धारण की थी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी है जो आपके इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए जानते हैं राव मालदेव से संबंधित कुछ और जानकारियां। मालदेव ने जो है पाइबा साहिबा का युद्ध जो है जैतसी के बीकानेर से लड़ा था, जिसमें मालदेव जीत गया। पाइबा साहिबा का युद्ध लड़ा था। पाइबा साहिबा का युद्ध, इसने पाइबा साहिबा का युद्ध लड़ा था। पाइबा साहिबा का युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था? तो ये पाइबा साहिब का युद्ध जो है आपके 1541 में जो है इसने लड़ा था। और किससे लड़ा था? जैतसी बीकानेर। जैतसी बीकानेर से, जो जैतसी बीकानेर का शासक था उससे। जैतसी बीकानेर।
और इसमें जो है जैत सिंह बीकानेर से लड़ा था, जिसमें जो है मालदेव जीत गया। मालदेव जीत गया। इस युद्ध में जो है मालदेव ने विजय हासिल कर ली थी, तो ये पानीपत साहिब के युद्ध में जीत गया था और जैत सिंह है वो लड़ता हुआ मारा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों आपका कि राव गंगा की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना था। राव गंगा की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना था। ऑप्शन ए सातल देव, ऑप्शन बी वीरम देव, ऑप्शन सी मालदेव या ऑप्शन डी जसवंत सिंह। तो आप कमेंट करके बताइए कि राव गंगा की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना था। कमेंट करके आंसर दीजिए। प्रश्न था दोस्तों आपके कि राव गंगा की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना। क्या सातलदेव बना? नहीं। वीरमदेव? नहीं। शासक बना था आपके मालदेव, और इसके ऊपर अपने पिता की हत्या का आरोप भी लगा था, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, यानी ऐसा माना जाता है कि ये अपने पिता की हत्या करके जो है राजा बना था। इसने गिरी सुमेल का युद्ध भी लड़ा था शेरशाह सूरी से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जोधपुर के राठौड़ शासकों में अकबर का प्रबल विरोधी कौन था। ऑप्शन ए जोधा, ऑप्शन बी चंद्रसेन, ऑप्शन सी मालदेव, ऑप्शन डी रावचूड़ा। इस प्रश्न का दोस्तों आप कमेंट करके आंसर बताइए। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया था कि जोधपुर के राठौर शासकों में अकबर का प्रबल विरोधी कौन था। आपके सामने ऑप्शन थे, ऑप्शन ए जोधा, ऑप्शन बी चंद्रसेन, ऑप्शन सी मालदेव या ऑप्शन डी रावचूड़ा।
यहाँ पर किसने आंसर दिया है? ऑप्शन सी, ऑप्शन बी चंद्रसेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी यानी चंद्रसेन। बिल्कुल सही है, आपने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दिया है। चंद्रसेन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने जोधपुर का शासक किसे बनाया था? ऑप्शन ए सूर सिंह, ऑप्शन बी मोटा राजा उदय सिंह, ऑप्शन सी राम सिंह या ऑप्शन डी बी राम सिंह। तो ये दो आंसर जो है आपके, दो ऑप्शन जो है सेम हो गए, कोई बात नहीं। तो आप इन तीन में से ही बता दीजिए कि चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने जोधपुर का शासक किसे बनाया। मैं देखता हूं सबसे पहले कमेंट करके आंसर कौन देता है। सूत्र जोधपुर, आपसे निवेदन है सही तरीके से बातचीत करें, ऐसे परेशान तो ना करें, लेकिन आपको वैसे कुछ कहा नहीं है, उन्होंने केवल आपके हालचाल पूछे, तो आप ऐसे गुस्सा नाराज ना हो। और आप भी थोड़ा ध्यान रखें, बातचीत जो है अपनी मर्यादा में रह के कीजिए और प्रश्नों पे ध्यान दीजिए, आप ऐसे पर्सनल बातचीत मत कीजिए। तो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने जोधपुर का शासक किसे बनाया था? क्या सूर सिंह को बनाया था? नहीं। क्या मोटा राजा उदय सिंह को बनाया था? हाँ बिल्कुल, मोटा राजा उदय सिंह को जो है अकबर ने जोधपुर का शासक बना दिया था चंद्रसेन की मृत्यु के बाद, और इसने जो है मुगलों की अधीनता जो है स्वीकार कर ली थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका अगला कि रावचूड़ा ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी रणकपुर, ऑप्शन सी सालोड़ी या ऑप्शन डी मंडोर। तो आपको बताना है रावचूड़ा ने है ना अपनी राजधानी किससे बनाया था? जोधपुर को, रणकपुर को, सालोड़ी को या मंडोर को? ऑप्शन ए जोधपुर नहीं, रणकपुर नहीं, सालोड़ी नहीं, इसने जो है मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन डी यानी रावचूड़ा ने जो है मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं बोले, और वैसे इनके कहने से होता कुछ नहीं है, आप ऐसे नाराज नहीं होइए। कोई फेल कहने से फेल थोड़ा ही होता है। आप भी समझदार हो, अब आपने 12th का एग्जाम दिया है, तो आप ऐसे कैसे मान लोगे कि इसने फेल होने का बोल दिया आप फेल हो जाओगे? आप मेरिट में आने वाले स्टूडेंट हो। ओके, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्नों पर ध्यान दीजिए, आप दोनों से ही आग्रह है। अगला प्रश्न है आपके कि जोधपुर की स्थापना जोधा द्वारा कब की गई? ऑप्शन ए 1113, ऑप्शन बी 1159, ऑप्शन सी 1539 या ऑप्शन डी 1459 ईस्वी। इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको कुछ देर पहले ही बता दिया था, फिर भी आप अब सही उत्तर दे दीजिए कि जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने कब की थी। देखता हूं सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर कौन देता है। क्या जोधपुर की स्थापना 1113 ईस्वी में की थी जोधा ने? नहीं। क्या 1459 में की थी? नहीं। 1539 में? नहीं। राव जोधा ने जो है जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी में की थी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन डी होगा। राव जोधा ने जो है जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी में की थी और यह मेहरानगढ़ किले का निर्माण कराया। और जो किले की नींव है, मेहरानगढ़ किले की नींव जो करणी माता ने लगाई थी। मेहरानगढ़ किले की नींव करणी माता ने रखी थी। मेहरानगढ़ किले की नींव करणी माता ने रखी थी। मेहरानगढ़ किले की नींव करणी माता ने रखी थी।
मेहरानगढ़ किले की नींव है वो करणी माता ने रखी थी। और जोधा के बेटे बीकानेर ने जो है बीकानेर में जो बीकानेर की स्थापना की थी 1465 में, ये भी आप जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही, शूटर जोधपुर। ध्यान रखें, ऐसी गलत बात ना करें, किसी को फेल होने का ना कहें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, सीमा जाट आपका सही उत्तर है, 1459। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मारवाड़ के किस शासक की रानी उमादेवी भटियाणी इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी? ऑप्शन ए राव सिया, ऑप्शन बी राव चुंडा, ऑप्शन सी राव चंद्रसेन या ऑप्शन डी राव मालदेव। तो आपको बताना है कि मारवाड़ की किस शासक की रानी उमादेवी भटियाणी इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी? क्या राव सिया, ऑप्शन बी राव चुंडा, ऑप्शन सी राव चंद्रसेन या ऑप्शन डी राव मालदेव। यानी ये किसकी रानी थी? कमेंट करके आंसर दीजिए। क्या राव सिया की थी रानी? ये नहीं, राव सिया की नहीं थी। क्या राव चुंडा की थी? ये नहीं। राव चंद्रसेन की नहीं, ये थी आपके राव मालदेव। राव मालदेव की जो है रानी उमादेवी भटियाणी जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। तो इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मुगल सम्राट जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दल थम्बन की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन ए राव चंद्रसेन, ऑप्शन बी महाराणा गज सिंह, ऑप्शन सी महाराजा जसवंत सिंह प्रथम या ऑप्शन डी महाराजा अजीत सिंह। तो आपको बताना है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने जो है मारवाड़ के किस शासक को दल थम्बन की उपाधि प्रदान की थी? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी महाराजा गजय सिंह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है अगला आपका, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? ऑप्शन ए खरताल, ऑप्शन बी गिरवा, ऑप्शन सी भादरा जोन, ऑप्शन डी लोहावट। तो आपको बताना है कि मारवाड़ के चंद्रसेन ने जो है मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? कमेंट करके आंसर दीजिए। मैं देखता हूं सबसे पहले कौन आंसर देता है। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया था कि मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? ऑप्शन ए था क्या खरताल में? नहीं। गिरवा में? नहीं। क्या भादरा जोन में? बिल्कुल राइट, ऑप्शन सी भादरा जोन में जो है मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए सेना को संगठित किया था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन सी भादरा जोन, बिल्कुल राइट। सीमा जाट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? ऑप्शन ए मोटा राजा उदय सिंह, ऑप्शन बी राव चंद्रसेन, ऑप्शन सी राव मालदेव या ऑप्शन डी जोधा। तो आपको बताना है शेरशाह सूरी ने जब मारवाड़ पर आक्रमण किया था उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? आपके सामने ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए है मोटा राजा उदय सिंह, ऑप्शन बी राव चंद्रसेन, ऑप्शन सी राव मालदेव या ऑप्शन डी जोधा। कमेंट करके आंसर दीजिए।
क्या मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के शासक थे जब शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया? नहीं। क्या चंद्रसेन थे उस वक्त? नहीं। उस वक्त आपके शासक थे राव मालदेव। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राव मालदेव। तो ये जो आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन सी यानी राव मालदेव। और मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था आपके गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच हुआ था। ये युद्ध कब हुआ था? तो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था आपके 1544 में। कब हुआ था? 1544 में। गिरी सुमेल का युद्ध जो है 1544 में शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच हुआ था, जिसमें सूरी जीत गया, सूरी और मालदेव। तो मालदेव तो आपके इसमें हार गया था और सूरी या शेरशाह सूरी वो जीत गया था। ये जो है जलाल खान जलवानी की सहायता से शेरशाह सूरी ने युद्ध जीत लिया था और शेरशाह की चालाकी के कारण मालदेव युद्ध हार गया। जता तथा कुंपा जो मालदेव के सेनापति थे उन्होंने शेरशाह सूरी के साथ लड़ाई की और जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। क्या कहा था? मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये शेरशाह सूरी ने कहा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके, मालदेव के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना था? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी जयतमाल, ऑप्शन सी पृथ्वीराज, ऑप्शन डी राव चंद्रसेन। तो आपको बताना है कि मालदेव के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना था। राम बना, जयतमाल बना, पृथ्वीराज या राव चंद्रसेन? कमेंट करके आंसर दीजिए। क्या राम बना था? नहीं। क्या जयतमाल बना था? नहीं। पृथ्वीराज? नहीं। मालदेव के बाद मारवाड़ का शासक बना था आपके राव चंद्रसेन। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन डी यानी मालदेव के बाद राव चंद्रसेन है जो शासक बना था। ये इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी मैराथन कक्षा, जिसमें हमने लगभग आपके 50 या उससे ज़्यादा प्रश्नों के बारे में जाना है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद उपयोगी हैं। मुझे उम्मीद है आपके ये एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो इसलिए आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एजुकेशन से जुड़ी अपडेट हैं वो निरंतर मिलती रहें। हमारी मुलाकात फिर निरंतर होती रहेगी, क्योंकि अब हम आपके लिए निरंतर जो है वीडियो लाते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमारी मुलाकात एक नए वीडियो में फिर से होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।